हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल। तो चलिए भाई साहब, आज से हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज से नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। पहले फ्लो चार्ट देख लेंगे, फिर जा करके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, माइंड मैप देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 5 पार्ट्स में ये है डिवाइडेड। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, मैनुअल लेबर एंड स्टीम पावर, द लाइफ ऑफ वर्कर्स। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का पीरियड। ठीक है, तो इसको जो इस पीरियड को क्या कहते हैं, तो इसको बैड टाइम ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे भी आपको मतलब सोशल साइंस से कुछ करना है तो ये काम आएगा। ठीक है, द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, द 1730s अर्लीस्ट फैक्ट्रीज वेयर इस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड, मीन्स वेस्टर्न यूरोप में आ चुका था। कॉटन वॉज इन द ह्यूज डिमांड, प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ बिकम मोर इफिशियंट बिकॉज ऑफ द न्यू इन्वेंशंस वेयर स्टार्टेड। Okay, new inventions were started, so the mass production of the cotton and other textiles were increased. The pace of industrial changes in Britain, cotton and metal became important industries. Cotton and metal, we know that metallurgical industry is the base of all the industries in the country or the world. ओके, सो एंड फॉर इस्टेब्लिशिंग कॉटन, कॉटन के इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसको भी आगे ले जाना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वेयर स्लो, बट टेक्नोलॉजी जो था वो स्लो था, धीरे धीरे हो रहा था। मैनुअल लेबर एंड स्टेम पावर की बात करते हैं तो इन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर, द वेजेस वेयर आल्सो लो। अगर हमारे पास है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही बात है यहाँ पर। ठीक है, देयर वाज अ डिमांड फॉर सीजनल लेबर कंपेयर टू द मशीन इन प्रोड्यूस्ड क्लोथ, देयर वाज अ डिमांड ऑफ हैंडमेड प्रोडक्ट स्पेशली बाय द एलाइट पर्सन। मीन्स क्या कहते हैं कि मतलब बड़े बड़े रिच आदमी। तो रिच आदमी क्या चाहते थे कि उनको मशीनरी प्रोड्यूस्ड गुड के अलावा उनको हाथ से बने हुए हैंडमेड गुड्स ही चाहिए, क्योंकि वो लोग एलाइट पर्सन थे। हैंड से बने हुए गुड में मतलब ज़्यादा पैसा लगता था, ज़्यादा टाइम लगता था। वो लोग मानते थे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है इंडस्ट्री के गुड से। ठीक है, ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कभी कभी पूछता है सीबीएसई। ठीक है, द लाइफ ऑफ वर्कर्स अब देखते हैं। द पॉसिबिलिटी for a labor to get a job depended on the network. There was a fear of unemployment among the labor, also due to seasonality of work, and industries were coming up. So they have to look for the alternative source of income and alternative source of job, because if but in society if there is 100%, अगर सोसाइटी में 100 लोग हैं ना, उसमें से 10 एलाइट पर्सन है तो 90 तो मिडिल क्लास या फिर लो क्लास के हैं। तो वो तो सारे तो मतलब हैंड से बने हुए कपड़े या गुड्स को एफर्ट नहीं कर पाते हैं, सो नहीं कर पाएंगे अपने लिए। तो उनके लिए इंडस्ट्रीज़ ने सस्ते दाम पर अच्छे क्वालिटी के बनाने स्टार्ट किए थे। तो इसीलिए तो 90 लोग अगर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इंडस्ट्री तो ज़्यादा आएंगी, इसीलिए इनकी डिमांड कम होगी। ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, डिमांड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ओपन मेजर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन 1840। ये सब बातें को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये अभी फ्लो चार्ट है, हम इसको एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। ठीक है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, इसको बड़े करके देखते हैं। देखिए, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इंडियन कॉटन एंड सिल्क गुड्स डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल बिफोर द एज ऑफ मशीन एंड इंडस्ट्रीज। देयर वर बैंकर्स एंड मर्चेंट्स हु वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्टेड। मर्चेंट्स की बात करते हैं तो जैसे ये दिनसौ पेटेट, जमशेदजी टाटा, फिर सेठ हुकुमचंद, ये सब की बातें करते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ ब्रेक डाउन इन नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ द यूरोपियन। ठीक, देयर वॉज अ ब्रेक डाउन इन नेटवर्क, मतलब नेटवर्क उनका टूट गया, एक्सपोर्ट का नेटवर्क टूट गया। चाइना में भी एक्सपोर्ट करते थे, वो सब टूट गया क्योंकि यूरोप आकर के यूरोपियन कंट्रीज जैसे ब्रिटेन आकर के इनके बीच में अब ब्रोकर का काम करने लगी। ड्यू टू दिस मेजर पोर्ट्स लाइक हुगली एंड सूरत डिक्लाइंड एंड न्यू पोर्ट्स कैम अप लाइक बॉम्बे एंड कोलकाता। ठीक है, मतलब अब जो है हुगली और सूरत की पोर्ट डिक्लाइन हो गई थी, इसीलिए बम्बई और कोलकाता की पोर्ट इस्टेब्लिश हो गई, मतलब वर्क में आने लगी। वीबर्स, देयर वाज अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी ऑन द वीबर्स थ्रू एडवांसेज गोमथास। गोमथास का दूसरा नाम ही जॉबर है। क्या नाम है? जॉबर। ये याद रखिएगा, अब सीबीएसई में गोमथास नहीं जॉबर करके आता है क्वेश्चन। ठीक है,
देर और जॉबर क्या है तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा। वैसे अभी बता दूं, ये लोग वो पर्सन थे, मतलब ये लोग वो आदमी थे जिनका मतलब फैक्ट्री है, उनका भरोसा ये जीत लेते थे। मतलब ये हाई ऑफिशियल्स होते थे, ये वर्कर्स पर ध्यान रखते थे, वर्कर पर ध्यान देते थे, ये उनको वेजेस पे करते थे, रेंट देते थे, दे हेल्प देम टू सेटल। उसके बाद उनको क्राइसिस के टाइम पर पैसे देते थे, लोन देते थे। ठीक है, ये काम था गोमस्थास का या फिर जॉबर का। देयर वॉज अ क्लास बिटवीन वीवर्स एंड गोमस्थास, माइग्रेशन ऑफ वीवर्स फॉलो ड्यू टू दिस रीजन। देखिए सेकंड पॉइंट है, देयर वॉज अ क्लास बिटवीन वीवर्स एंड गोमथास। तो ये वाला पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आगे बताऊंगा। और इसका मेन रीजन था कि गोमथास जो थे वो करप्ट हो गए थे। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ वीवर्स फॉलो ड्यू टू दिस रीजन। ठीक, अब देखते हैं। व्हेन मैनचेस्टर केम टू इंडिया, देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ड्यूटीज वेयर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्ट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स इन ब्रिटेन। मतलब इतना इम्पोर्ट, इतना टैक्सेस, इतना बैरियर को बढ़ा दिया, ट्रेड बैरियर को, कि मतलब इम्पोर्ट तो एक्सपोर्ट तो छोड़ो, इम्पोर्ट मतलब घर घर में ही आप सामान बनाओ और आपका सामान आप खुद बनाओ, आप बेच नहीं सकते हो बाहर। इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया, सेलिंग टैक्स। ठीक है, देयर वॉज एन आउटब्रेक ऑफ सिविल वॉर इन अमेरिका ब्रिटेन विच हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडिया। देखिए सिविल वॉर अमेरिका का जो था वो मतलब बहुत मतलब आपको पता है ना कि ब्रिटेन जो है अमेरिका को भी और इंडिया को भी कैप्चर किया हुआ था। अमेरिका से भी वो रॉ मटेरियल ले रहा था, अमेरिका से भी वो रॉ मटेरियल ले रहा था, और फिर जा कर के इंडिया से भी रॉ मटेरियल ले रहा था। ठीक है, लेकिन सिविल वॉर जैसे हो गया तो फिर इधर तो अमेरिका से रॉ मटेरियल का इंपोर्ट बंद हो गया, तो इधर से इंडिया से बस स्टार्ट था। तो उन्होंने क्या किया, तो यहाँ से सारा रॉ मटेरियल को यूरोप में ले गए, ब्रिटेन ले गए। वहाँ पर आपको पिछले चैप्टर में ही पढ़ा दिया कि यूरोप जो था वो सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया था चाइना के आइसोलेशन के बाद, तो वहाँ पर वो फिनिशिंग सेंटर का रोल करने लगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Factories coming up till World War One, sectors of Indian industries was taken over by European managing agencies. Indian entrepreneur Dwarkanath Tagore, Jamshednath Tata, Seth Hukumchand, Deans of Patet were coming up in the industrial sector. The workers came by the nearby district for the new system of jobbers came in who recruited new recruits. Major industries were of tea and coffee plantation, mining, indigo and jute. Over World War One, the industry's production boomed. The economy of Britain suffered due to the war. देखिए ये मेन सारी बातें, देखिए ये मेन सारी बातें जो है सारी की सारी इंडिया से रिलेटेड है, सारी की सारी ये बात। ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं 1730s के अर्लीस्ट फैक्टर्स वे एस्टेब्लिश इन इंग्लैंड। 1814 कॉटन टेक्सटाइल कमिंग अप एज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1730 में बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था ब्रिटेन में। 1840 में कॉटन सब की प्लांट मतलब फैक्ट्रीज लगने स्टार्ट हो गए थे। 1850 में इंडियन सॉ डिक्लाइन एंड डिसोल्यूशन ऑफ कॉटन बिकॉज क्योंकि यूरोप जो था वो सेंटर ऑफ ट्रेड बन चुका था, तो यहाँ से रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगी थी, फाइन कॉटन के कम हो गए थे। 1854 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कॉटन मिल इन बम्बई। 1860 में इंक्रीज इन डिमांड ऑफ आयरन स्टील की डिमांड बढ़ गए थे, क्योंकि कॉटन की जो इंडस्ट्री स्टार्ट करेगी या फिर कोई भी इंडस्ट्री, तो मेन तो मेटल ही होता है। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इज़ द बेस ऑफ द इकॉनमी ऑफ एनी कंट्री और द वर्ल्ड। सो 1900 में अब बात करते हैं। ए पॉपुलर म्यूज़िक पब्लिशर ई टी पॉल प्रोड्यूस म्यूज़िक बुक। ये म्यूज़िक बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी में है ये लेसन का फर्स्ट पेज, वहाँ पर जो प्रिंट दिया हुआ है वो क्वेश्चन में पूछिएगा। ठीक है, 1900 में 1912 तक क्या हुआ, कॉटन प्राइसेस इंडिया डबल्ड हो गए। 1970 में द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कलकत्ता वॉज स्टैब्लिश्ड। 1900 टू 1940 में हैंडलूम क्लॉथ प्रोड्यूस एक्सपेंड। अब बात करते हैं अपने माइंड मैप से। ठीक है भाई लोग, तो स्टार्ट।
merchant in towns, but these merchants could not expand in towns. Why? तो there are two reasons. फर्स्ट मर्चेंट एसोसिएशन, सेकेंड ट्रेड गिल्ड. ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा भाई लोग, ध्यान से पढ़ लो, ठीक है. कंपटीशन प्राइजेज मर्चेंट एसोसिएशन एंड ट्रेड गिल्ड में अर्बन क्राफ्ट्स वेर पावरफुल, सो दे रिस्ट्रिक्टेड मतलब अर्बन के जो थे गिल्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है. और ग्रुप कहाँ पर ज़्यादा बनने में आएगा, अर्बन में. अर्बन के लोग जो है तो पावरफुल थे तो डिड नॉट अलाउ न्यू पीपल एंटरिंग इन द मार्केट, ठीक है. अब तो मर्चेंट कुड नॉट डेवलप, सो दे स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स कंट्री साइड मतलब होता है गांव घर की तरफ, ठीक है. आगे बढ़ते हुए सिचुएशन इन कंट्री साइड मतलब कैसे परिस्थिति थी गांव घर में. तो मर्चेंट्स ऑफर्ड वर्क टू पीजेंट्स विच दे हैप्पीली एग्री टू डू. मर्चेंट्स ने पीजेंट्स को वर्क दिया, वर्क करने के लिए वो लोग तैयार हो गए. लेकिन 1 मिनट, वर्क तो दिया, करने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन क्यों? तो वही क्वेश्चन का आंसर है, ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है. इसको याद कर लो भाई लोग, जरूर आएगा इस बार पक्का आएगा कि याद कर लो और मेरे से लिख करके ले लो स्टाम्प पेपर पर. वाई पीजेंट्स गॉट रेडी इमीडिएटली. तो पहला, ओपन फील्ड्स वेयर डिसअपियरिंग. बी, इंडस्ट्रीज कमिंग अप, नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम. देखिए शुरू से बताओ फिर से. ओपन फील्ड वे आर डिसअपियरिंग. ओपन फील्ड जो था डिसअपियर हो रहा था क्योंकि इंडस्ट्रीज आ रही थी. इंडस्ट्रीज कहाँ आएंगे, तो लैंड पर ही ना लगेगी, लैंड पर ही लगेगी तो फिर तो लैंड तो गायब होता जाएगा, ठीक है. सेकेंड, इंडस्ट्रीज कमिंग अप. इंडस्ट्रीज जो आ रहे थे तो वहाँ पर तो वो ज़्यादा फाइन गुड्स बना रहे थे, कम टाइम में बना रहे थे और चिपली बना रहे थे. तो मतलब ये तो जॉब मतलब ये तो पीजेंट्स का तो काम मतलब ख़त्म कर रहे थे ना, वो तो इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस कर रही थी. इसीलिए इनको पीजेंट्स को कोई दूसरा जरिया चाहिए था कमाने का. दे नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है. शिफ्टेड फ्रॉम टाइनी प्लॉट टू लार्ज प्लॉट. अगर ये देखो कोई भी मतलब तुम्हारे पास छोटी सी लैंड है, छोटी सी लैंड से अगर तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम खुश नहीं हो, तो तुम क्या चाहते हो, बड़ी लैंड चाहते हो. देखो और आजकल के ऐसा है कि मतलब हमें बहुत बड़ा लैंड है तो और उससे भी हम बड़ा लैंड चाहते हैं, वो आ जाता है तो उससे भी बड़ा लैंड चाहते हैं. तो वही बात यहाँ पर भी थी, ठीक है. और चौथा, एवरीवन गॉट एम्प्लॉयमेंट. सभी को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था. तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज जो आ रहे थे तो मैनचेस्टर कैम टू इंडिया, ट्रेड और इंडस्ट्रीज सेटअप. मतलब मैनचेस्टर कौन, तो ब्रिटेन की कंपनी. ओपन ऑफिसेज कंपनी. अब देखो कॉटन की बात आई है 1772 में. हेनरी पेटलो, ये भाई साहब का, ये चचा का नाम याद रखिएगा. चचा बहुत ही अच्छे आदमी थे, इन्होंने हमारी बड़ाई की है तो इसीलिए चचा को सर नमन है. तो चचा क्या बोले थे, चचा थे कंपनी के ऑफिशियल. ये बोले थे कि इंडियन टेक्सटाइल जो है वो भाई साहब ओपी है, ओपी. इसको मतलब इसके बराबरी तो छोड़ो, इससे मतलब 1 कदम पीछे 2 कदम पीछे तक कोई मतलब देश नहीं है जो मतलब कॉटन को इस तरह प्रोड्यूस कर ले, इतना अच्छा कॉटन बना ले. तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, अच्छा भैया अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा, तो देखो नो अदर कंट्री इज प्रोड्यूसिंग बेटर टेक्सटाइल. तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, तो स्टिल इन द 19th सेंचुरी डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल को ही घटा दिया. लो बेटे, अगर तुम्हारी इतनी ही मतलब बड़ी इंडस्ट्री है तो मैंने तुम्हारी ही इंडस्ट्री को ही डिक्लाइन कराना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने क्या किया, तो 1811 में देखो 1811 से 1812 में 33% फाइन कॉटन एक्सपोर्ट था. फाइन कॉटन 1850 से 1851 में देखो वो 3% हो गया, क्योंकि रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा कर दिया गया. और जाकर के रिवेन्यू को बढ़ा दिया गया कि फाइन कॉटन अगर बेचा जाएगा, फैब्रिक बेचा जाएगा तो उस पर बहुत ज़्यादा रिवेन्यू टैक्स इम्पोज कर दिया गया. और उसको बहुत ज़्यादा मतलब तुम अगर 10 रुपया कमाते हो एक कपड़ा से तो तुमको 9.5 रुपया टैक्स में ही देना पड़ेगा. तुम 50 पैसा लेकर के क्या करोगे, कुछ नहीं, तो तुम छोड़ दोगे, इसीलिए रॉ को ही बेचोगे. तो वही बात थी. आगे देखते हैं. Why did this happen? What were its implications? तो growth of cotton industries in England got worried.
इंग्लैंड में कॉटन इंडस्ट्रीज लोकल इंडस्ट्रीज थे, ठीक है। तो लोकल इंडस्ट्रीज डिमांड क्या थे, तो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स बाउट फॉर अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में ज़्यादा दूर मत जाओ भाई, इंडिया में ही रहो, ज़्यादा दूर सोचने की बात नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली हम पर ही उंगली उठाई, हम पर ही बोला अदर कंट्रीज, समझे, क्योंकि हमारा तो कॉटन ओपी था भाई साहब, कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कुछ कर ले, उगा तो ये पाएंगे नहीं हमारी तरह। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम उगा नहीं पाते हैं तो क्या हुआ, हमारा मतलब बहुत अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, हम वहाँ से इंपोर्ट ही कर लेते हैं, उन पर टैक्स ही लगा देते हैं कि वो बेच ही नहीं पाए, हम लोग उनका कॉटन लेकर के, रॉ कॉटन लेकर के, फिनिशिंग सेंटर तो यूरोप है ही, हम अपना ही कॉटन बेच दे, हम अपने नाम से बेच दे, ठीक है, इसीलिए हमारा बढ़ेगा। और उस समय में मैनचेस्टर की, अभी भी मैनचेस्टर की कितनी बड़ी वैल्यू है, तो उस समय में और कितनी बड़ी वैल्यू थी, तो आप लोग खुद समझ सकते हो। सेल मैनचेस्टर गुड्स इन इंडिया एंड अदर एंड आउटसाइड एट द चीपर प्राइसेस, समझे। तो यही बात एक दूसरे से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। अब कॉटन प्रॉब्लम, इंडियन कॉटन प्रॉब्लम फेस्ड, क्या क्या थे, तो दो प्रॉब्लम थे। एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड क्योंकि मैंने अभी तुम्हें 10 रुपये वाला एग्जांपल दे के समझाया था कि मतलब अगर तुम्हें फाइन कॉटन है, फाइन कॉटन को तुम 10 रुपये प्रॉफिट पर बेचते हो तो तुम पर रिवेन्यू जो है 9.5 रुपये तक का लगेगा, और तुमको बस 50 पैसे ही कमाया तुम, मतलब अगर तुम 10 रुपये लगा रहे हो तो उस पर से 10 रुपया तुमको और रिवेन्यू ही बढ़ गया, मीन्स तुमको सारी 19 रुपया तो वैसे ही तुमको पे ही करना पड़ गया। तुम 50 पैसे 20 रुपये में 50 पैसे कमा के क्या करोगे। लेकिन अगर तुम वहीं पर एक्सपोर्ट करते हो रॉ कॉटन को, तुम 3 रुपये का चीज़ है, तुम उसको 5 रुपये में बेचते हो, तुमको वहाँ पर कोई रिवेन्यू, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो तुम तो इसको रॉ कॉटन ही एक्सपोर्ट करोगे ना। तो वही बात यहाँ पर हो गई, फाइन कॉटन की जो मार्केट थी वो कोलैप्स हो गई, और लोकल मार्केट्स रैंक्ड इन द मैनचेस्टर गुड फ्लडेड, क्योंकि यहाँ से रॉ कॉटन भेजा जा रहा था यूरोप में फाइन करके, और यूरोप क्या था, तो फाइन सेंटर, ये क्या था, तो सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड था, इसीलिए ये लोग मैनचेस्टर गुड इंडिया में फ्लडेड कर दिए। और इन लोगों को ज़्यादा रिवेन्यू भी नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन जो है इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी फॉलो करती है, भारत को भी कैप्चर की हुई थी, तो यहाँ की मतलब ब्रिटेन को तो उन्होंने अब मतलब प्रोड्यूस क्या तभी टैक्स दे दिया, तो यहाँ पर लाने में इनको कोई नहीं, बस इनको भाड़ा लगता था, वहाँ से ले आने में फेयर लगता था, और कुछ नहीं था, तो इसीलिए इनकी सस्ती पड़ती थी, तो भाई तुरंत हम खरीद लेते थे। इसीलिए ना, इसी को लेकर के भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया कि फॉरेन गुड्स को हम बायकॉट करेंगे। वही बात है, आगे चलते हैं। इन 1860s इंडियन वीवर स्ट्रगल फॉर गुड क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन, तो अब गुड क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन के लिए करने लगे। आगे मैंने अभी बताया, मतलब जब फ्लो चार्ट पढ़ा रहा था तब देखो अमेरिका की बात आई थी, जिक्र किया था हमने, तो देखो अमेरिका ब्रिटेन और इंडिया। अमेरिका से भी कॉटन सप्लाई होता था, लेकिन कट ऑफ ड्यूरिंग सिविल वॉर, एंड ब्रिटेन इंडिया से भी कॉटन सप्लाई करता था, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज एंड प्राइजेज इंक्रीज, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटेन और चाइना में क्या क्या की ट्रेड होती थी, तो ब्रिटेन इंडिया और चाइना में क्या क्या की ट्रेड होती थी। इंडिया और चाइना से वो स्पाइसेस, ओपियम, टी ले जाते थे, और बदले में क्या देते थे, तो गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्रिटेन एंड चाइना, ओपियम और टी, अब ब्रिटेन चाइना की बात करते हैं तो ये दोनों ओपियम और टी की लेन देन करते थे, और देते क्या थे, तो गोल्ड एंड सिल्वर देते थे, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो एक ब्रोकर होगा ही, ब्रोकर जो होगा तो वो बहुत ज़्यादा कमाता था, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना, स्मॉल ट्रेडर्स को ही आज हम ब्रोकर कहते हैं। तो वो क्या करते थे, जो आजकल फ्लिपकार्ट की कंपनी, फ्लिपकार्ट अमेजोन कर रही है ना, वही ये लोग करते थे। मतलब आप अगर वन पेयर ऑफ शूज़ की आप ऑर्डर देते हो, तो वो क्या करता है, योर ऑर्डर हैज़ बीन कन्फर्म्ड, नाउ इट हैज़ बीन शिप्ड, नाउ इट हैज़ बीन रीच्ड टू योर एरिया, मतलब इस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो वही सब काम करते थे, क्या करते थे, ये फाइनेंस करते थे, ये प्रोक्योरिंग सप्लाईज करते थे, शिपिंग करते थे, शिपिंग का ट्रीटमेंट करते थे। मतलब जो आजकल फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां कर रही है, वो ये लोग करते थे। यही लोगों का मतलब आइडिया चुरा करके उन्होंने बस एक कंपनी बना लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर है वेयर इंडस्ट्रीज का 1854 में कॉटन मिल बम्बई आया, जो फ्लो चार्ट में भी हमने देखा। फिर 1855 में जूट बंगाल में आया।
फिर एल्गिन मिल कानपुर, ठीक, और 1874 में स्पिनिंग एंड वीविंग मिल मद्रास। ये चार मार्क्स के हैं, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। हु सेट अप दीज इंडस्ट्रीज, कौन कौन, तो द्वारका नाथ टैगोर। 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज, भाई आज तो एक बनाने में लोगों की फटके 4 हो जाती है, ये 6 बना के बैठे हैं भाई, देख रहे हो, इसको कहते हैं सच्चे हिंदुस्तानी, ठीक है। अब दूसरे दिनसॉ पेटिट एंड जमशेदजी टाटा, ये क्या किए थे, तो बम्बई में इंडस्ट्री स्टार्ट किए थे। क्या चीज़ करते थे, तो शिपमेंट ऑफ रॉ कॉटन करते थे, और ट्रेड किससे करते थे, तो चाइना से करते थे। मैंने अभी मीडिएकर ब्रोकर के बारे में बताया था, तो ये यही लोग थे, कौन कौन, तो जमशेदजी टाटा, दिनसॉ पेटिट, और 2-4 थे लेकिन ये दोनों मेन थे, ठीक। सी में क्या है, कोलकाता। ये कोलकाता में बंगाल में 1917 में फर्स्ट इंडियन जूट मिल स्टैब्लिश हुई थी, मैंने फ्लो चार्ट में भी बताया था, वही है। कौन किए थे, तो सेठ हुकुमचंद, ठीक है। आगे कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड, तो ये क्या, कॉलोनियल कंट्रोल मीन्स ब्रिटेन का कैसे कब्जा था इंडियन ट्रेड पर, तो कैसा था, तो टाइट था, बहुत ही टाइट था, ठीक है। आगे देखते हैं, एक, हाँ, इंडियन मर्चेंट्स कुड नॉट फंक्शन, क्या क्या कैसे मतलब टाइट था, तो इंडियन मर्चेंट्स को फंक्शन करने ठीक से नहीं देते थे, इनको बैन कर दिया था कि आप मैन्युफैक्चर गुड्स को यूरोप में नहीं बेच सकते हो। तीसरा, हैड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आप मतलब अभी समझाए ना कि आपको प्रॉफिट और लॉस दे करके कि 10 रुपये वाला, वही सेम थिंग। हैड टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन, मतलब फूड ग्रेन में क्या, तो रॉ कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो, वही सब, ठीक है। आगे चलते हैं। यूरोप मैनेजिंग एजेंसीज, EMA, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज कंट्रोल इंडियन इंडस्ट्री। भाई हमेशा से यूरोप वाले का यही रहा कि एशिया के देशों को, एशिया के मतलब साउथ एशिया के देशों को हमेशा मतलब उनकी आपस के मामलों में टांग अड़ाते रहो साले। यहाँ पर बर्ड हिगलर एंड कंपनी, एंड्रयू येल एंड जार्डिन स्किनर की जो कंपनी है, ये मतलब कंपनी तो कुछ और की है, टेक्सटाइल कंपनी है, लेकिन काम क्या करेंगे, तो इंडिया को ये चलाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है कंट्रोल इंडियन इंडस्ट्रीज। भाई अपने तो मतलब फुर्सत है नहीं, दूसरे की कंपनी में आप करते हो। देखो क्या करते हैं, EMA फैक्ट्रीज फंक्शंस क्या क्या थे, तो मोबिलाइज कैपिटल, सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज, मैनेजिंग कंपनीज। सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ये 3 सेटअप करते थे जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसके पहले जो द्वारका नाथ टैगोर है वो 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज बंगाल में बना के बैठे हैं। भाई समझते हो हिंदुस्तानी का पावर, इसे कहते हैं, ठीक है। क्या क्या है वर्क, इसके फंक्शन, मोबिलाइज कैपिटल्स, सेटअप जॉइंट स्टॉक कंपनीज, मैनेजिंग कंपनीज। कौन से कंपनीज, तो इनके अंदर में जितनी भी कंपनीज आती थी उनको मैनेज करना, ठीक है। आगे चलते हैं। वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, अब देखो इंडस्ट्रीज आ गई, जो मतलब इंडस्ट्री सेटअप करे तो वो आ गए, तो वर्कर्स कहाँ से आएंगे, वर्कर्स आए हैं पहले नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से, तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से, जैसे सहरसा, जैसे बिहार है, बिहार के पटना ज़िले में एक कोई इंडस्ट्रीज सेटअप हो गए, तो वहाँ के मुजफ्फरपुर के, फिर गया के, यहाँ से अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट के जो हैं मतलब लोग आएंगे यहाँ पर पटना ज़िला में काम करने, उस इंडस्ट्रीज़ में काम करने, वही बात है। अब देखो इन 1901 और 1946 में, 1901 में 5,84,000 एंड 1946 में 24,36,000 वर्कर्स काम कर रहे थे, मतलब 4 गुना हो गए थे 45 साल में, ठीक है। एंड देखो पीजेंट्स एंड वीवर्स, नो वर्क इन विलेज सो दे कैम टू वर्क। क्यों उनको काम नहीं था, क्योंकि फैक्ट्रीज आ रही थी, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, और इसीलिए तो मर्चेंट्स ने इनको काम दिया, इनको काम ऑफर किया, तो ये सब तुरंत राजी हो गए, ठीक है। मुंबई में कॉटन मिल 1911 में इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पर, तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट वाला है, विलेज टू सिटी एंड सिटी टू विलेज। पीपल जाते थे विलेज से सिटी, क्यों, तो वर्क की तलाश में, और सिटी से विलेज क्यों, तो लीव था, छुट्टियां थी, तब वो जाते थे, ठीक है। आगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ स्प्रेड,
उससे पहले हम देखते हैं कि अगर फैक्ट्रीज आ गई, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग आ गए, फैक्ट्रीज जो सेटअप किए वो आ गए, लेकिन फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो कहाँ से आया? तो ये सब जो मतलब दिन सौ पेटेल, द्वारकानाथ टैगोर, जमशेदजी टाटा जो थे, ये सब क्या करते थे? तो ट्रेड करते थे किस कंट्रीज़ के साथ? तो बर्मा के साथ, अफ्रीका के साथ, मालदीव्स के साथ, इन सब कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते थे। इन ट्रेड करने से इनको पैसा आया। ठीक है, आगे बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ स्प्रेड इन सिटीज़। वाई न्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्प्रेड? तो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इंक्रीज्ड, मोर एम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन। अब फैक्ट्रीज बढ़ेगी तो काम करने वाले लोगों की भी डिमांड बढ़ेगी, वो बढ़े तो अब माइग्रेशन भी आएगा, मतलब गांव से लोग फैक्ट्रीज की तरफ आएंगे, सिटीज़ में आएंगे। ठीक है, अर्बनाइजेशन होगा। फिर ज़्यादा क्या एग्जाम्पल क्या है? तो पीपल ऑफ बिहार एंड यूपी, आज भी एग्जाम्पल है। बिहार और यूपी के जो लोग हैं वो जाते हैं बम्बई, कोलकाता, आज भी जाते हैं और पहले भी जाते थे। कहाँ? तो जूट मिल और टेक्सटाइल मिल में। मेन बात ये है कि लोग पीपल जो हैं बिहार और यूपी के बम्बई और कोलकाता क्यों जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड अ जॉबर, वही गोमथाज जो आगे हमने जो मतलब पीछे हमने डिस्कस किया था, वही गोमथाज को आज हम जॉबर कहते हैं। ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स थे, मैंने बताया था और अभी भी सुन लो। ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स थे, पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड पावर, ये मैंने बोला था ना, कुछ पावरफुल लोग थे जॉबर। ठीक है, इनका वर्क क्या था? तो गॉट पीपुल फ्रॉम विलेज, लोगों को गांव से बुलाना, इंश्योर जॉब, उनको जॉब देना, हेल्प देम टू सेटल, उनको रहने खाने में मदद करना, और प्रोवाइडेड मनी इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और तंगी के टाइम पर उनको मदद करना। बट जॉबर्स स्टार्टेड डिमांडिंग द रिटर्न गिफ्ट टू स्टार्टेड कंट्रोलिंग द लाइव्स ऑफ वर्कर। लेकिन मतलब जॉबर जो थे, अगर किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाता है तो वो आदमी और ज़्यादा पावर को गेन करने की कोशिश में रहता है, और उसी तरह ये भी ज़्यादा पावर को गेन करने में था, कोशिश करने में लग गया, और जा करके ये करप्ट हो गया। करप्ट पर्सन ये हो गया, ये करप्ट पर्सन हो गया। तो हम बिहारी इसको क्या कहते हैं? इसको याथू पर्सन कहते हैं। क्या? थू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वीं सेंचुरी फर्स्ट डिकेड। अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो और उसके बाद खत्म। चेंज इन क्या क्या है? तो चेंज इन द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बिगिनिंग ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड फॉरेन गुड्स बाइकॉट। देखिए इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जोड़ करके देखिए, तभी ना आया था फॉरेन गुड्स को मतलब इग्नोर करो, वही बात है। ठीक है, दूसरा है इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज देमसेल्व इन अ ग्रुप, कलेक्टिव बार्गेनिंग टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक ग्रुप्स, मतलब ये आपस में ट्रेड गिल्ड बनाने लगे। ठीक है, अब चेंजेस इन पैटर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ये तो आ गया, लेकिन इनसे प्रॉब्लम क्या हुई? तो वो इंडिया को हुई। क्या क्या प्रॉब्लम हुई? तो अब हम बात करते हैं। टू प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रॉब्लम्स? तो इंपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज इंक्रीज, इंपोर्ट बढ़ गया, मतलब से अब उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हर्ट। ग्लोबलाइजेशन था, तो वैसे ही जो नए नए प्रोड्यूसर्स थे, जो नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो वैसे ही दब जा रहे थे। ठीक है, जापान मार्केट, चाइना जो है जापान मार्केट और चाइनीज़ मार्केट को अपने सामानों से फ्लड कर दिया। अब वो आइसोलेट जो था, आइसोलेशन से उसको बहुत मतलब दिक्कत आ गई, तो उन्होंने इकॉनमी खोल दिया, आइसोलेशन को हटा दिया। फिर अब उसने भी मतलब बहुत सारे ट्रेड करने लगे, मतलब गुड्स बनाने लगे। फिर जापान के मार्केट और चाइना के मार्केट को अपने गुड्स से फ्लड कर दिया। अब जो है इंडिया जो मतलब जो कुछ भी चाइना को मतलब बेचता था एक्सपोर्ट टू चाइना, वो भी डिक्लाइन हो गया। चलिए आगे। ठीक है, टिल फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो बिफोर 1914 ब्रिटिश का जो मिल था वो क्या करता था? तो सप्लाइड ऑल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड इन इंडिया एंड मैनचेस्टर गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया। मतलब ब्रिटिश ही क्या करते थे? तो इतना बड़ी कंट्री के जो मतलब खाने का, रहने का, पहनने का, मतलब ए टू जेड जितना भी मतलब कमोडिटीज़ था, वो सारा कुछ ब्रिटेन के मिल ही पूरा करती थी, यही लोग प्रॉफिट करती थी। मैनचेस्टर से इंडिया आते थे गुड। लेकिन वर्ल्ड वार के पहले तक, 1914 के पहले तक, और मतलब वार के पहले तक, ठीक है, लेकिन जब वॉर स्टार्ट हो गया तो मैनचेस्टर से इंडियन एक्सपोर्ट बंद हो गया। ठीक है, वंस वर्ल्ड वॉर बिगन सिंस 1914, तो ब्रिटेन मिल क्या हुआ? तो मैनचेस्टर गुड इंपोर्ट डिक्लाइन। लो भाई, स्टॉप सप्लाइंग गुड्स इन इंडिया।
ठीक है, वो भी स्टॉप सप्लाइंग गुड्स इन इंडिया। इंडिया में गुड्स सप्लाई बंद हो गया बिकॉज ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन मिल। इंडियन मिल्स गॉट अपॉर्चुनिटी टू सप्लाई प्रोडक्ट्स। लो ना भाई, तब ना टिस्को बन गया, तब ना मतलब ऐसे ही टाटा राइज कर गया, ऐसे ही मतलब लोकल इंडस्ट्रीज बढ़ गई। तो वही बात है। अरे भाई तुम एक बार छोड़ करके देखो, हम तो उड़ेंगे भाई। अरे इंडियन है, ठीक है। आउटकम क्या है, तो बूम ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज क्या किया, तो जूट बैग्स बनाने लगे, क्लोथ फॉर यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी, वर्ल्ड वार 1 में जो सब लड़ रहे थे, फिर डेथ लेदर बूट्स बनाने लगे, ठीक है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेंट क्या क्या थे, अब इसके बारे में देखते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थे वो लोग बहुत कम थे, एम्प्लॉयमेंट इन दीज फैक्ट्रीज वेरी लेस। लेकिन 67% ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थे कहाँ थे, तो मुंबई और बंगाल में थे। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहाँ थे, तो स्प्रेड इन लार्ज नंबर्स कहाँ थे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थे क्या करते थे, स्प्रेड इन लार्ज में बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, इसीलिए एम्प्लॉयमेंट भी ये लोग ज़्यादा देते थे। और 1911 में 5% और 1931 में सिर्फ 10%, महज 10%, और 1911 में महज 5% ही रजिस्टर्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे। लेकिन अनरजिस्टर्ड कितने होंगे वो तो भाई कोई नहीं जानता, ठीक है। इन 20th सेंचुरी क्वालिटी, आप देखते हैं टेक्नोलॉजीज चेंज हो रहे थे, तो क्वालिटी डेवलप हो रही थी, कॉस्ट कम हो रहा था। पीपुल स्टार्टेड यूजिंग फ्लाई शटल यूज़ हो रहा था। फ्लाई शटल क्या है, तो एक मशीन था जिसमें रोप्स और पुलिस के द्वारा मतलब रोप और पुलिस से कपड़े बनाए जाते थे यूज़ करके, ठीक है, स्पिनिंग करके बनाए जाते थे। मीन्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हाउस इंडस्ट्रीज जो थे वो भी अब मशीनरी प्रोडक्शन पर ध्यान देने लगे थे। अभी 1945 35% ऑफ हैंडलूम फिटेड विद फ्लाई शटल, ठीक है। अब टेक्सटाइल हब कहाँ कहाँ था इंडिया में, तो मद्रास, मैसूर, कोचीन एंड बंगाल, ठीक है। अब मार्केट्स ऑफ गुड्स, हाँ मार्केट्स ऑफ गुड्स पर आते हैं। टू कैप्चर इंडिया, अब ब्रिटिशर्स क्या किया, तो वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया तो क्या करना चाहे, तो टू कैप्चर इंडियन मार्केट टू अटेम्प्ट करने लगा, बट इंडियन रेसिस्टेड। इंडियन कैसे बचा भाई, ये आगे हम देख लेते हैं। लेकिन पीछे हम पढ़े ना कि मतलब अभी टिस्को आगे बढ़ गया था, फिर वॉरफेयर में सारा कुछ ब्रिटेन को, वार के टाइम में ब्रिटेन के साथ साथ पूरी दुनिया की, भारत ने पूरी दुनिया की मतलब डिमांड को सप्लाई करने लगा। तो मतलब अब इसकी मार्केट बढ़ गई थी, तो इतने बड़े मार्केट को कैसे कंट्रोल कर लोगे भाई। अरे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है, तो उसको याद रखिए। नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो, अरे मैं आप ही की भलाई के लिए कह रहा हूँ, पढ़ लो, ठीक है। बट चैलेंजेस इंक्रीज बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इंक्रीज। हाउ टू मेक पीपल लाइक न्यू प्रोडक्ट्स, ये कौन सोच रहे थे, तो BTSers, तो उन्हें आइडिया या एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तो कैलेंडर में एडवर्टाइजमेंट, TV में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में और होर्डिंग्स लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स जो थे तो ब्रिटिशर्स भी किए और इंडियंस भी किए। ब्रिटिशर्स ने कैसे किए, तो इन्होंने लोगो मेड इन मैनचेस्टर का लगा दिया, यस दिस इज़ मेड इन मैनचेस्टर, प्रीमियम प्रोडक्ट मेड इन मैनचेस्टर। इंडियन ने क्या किया, इंटेलिजेंट तो है ही, जुगाड़ू भी है, इन्होंने क्या किया, तो वहाँ पर गॉड एंड गॉडेसेस के फोटो लगा दिए। कस्टमर तुरंत आकर्षित, उस पर तुरंत आकर्षण, वो प्रोडक्ट बढ़ा दिया, बोला कि भाई हमको तो यही भगवान भगवती वाला चाहिए, देवी देवता वाले चाहिए फ़ोटो, अब यही वाला साबुन चाहिए। चलिए उन्होंने ये गॉड और गॉडेसेस के तरह फ़ोटो लगा करके एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया। और इसी तरह से नेशनलिस्ट मैनेजर भी बन गए थे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। आगे चलते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट करिए भाई।